देखने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और मैं हूं राजीव शर्मा। एक बेहतरीन सुबह की शुरुआत लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं खबरों के उस दौर को लेकर जो आपको अपडेट रखेगा पूरे दिन भर। शुरुआत निर्भया गैंगरेप केस से। निर्भया गैंगरेप केस के चारों गुनाहगारों को आज सजा सुनाई जा सकती है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था। बुधवार को जज ने सजा का ऐलान आज 2:30 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को सजा पर हो रही बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का केस बताते हुए फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया। बचाव पक्ष के वकीलों की दलील थी कि इन्हें कम से कम सजा देकर सुधरने का मौका दिया जाए। इस मामले में विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार 4 आरोपी हैं। इन चारों को रेप, हत्या के मकसद से अगवा करना और लूटपाट करने समेत 13 धाराओं में दोषी ठहराया गया है। दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों के सजा के मद्देनजर साकेत कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल बुधवार को गैंगरेप के गुनहगारों के वकीलों के खिलाफ साकेत कोर्ट परिसर में लोगों ने मोर्चा खोल दिया। महिलाओं ने दोषियों के वकीलों को खूब खरी खोटी सुनाई। निर्भया के पिता ने मांग की है कि चारों गुनहगारों को फांसी से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। फांसी के अलावा कुछ भी नहीं। अगर फांसी के अलावा कुछ और हुआ तो हमें नामंजूर है फैसला। निर्भया की मां ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी की सजा ही मिलेगी। हमें तो बहुत उम्मीद है। हमें तो उम्मीद है कि उनको फांसी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा बर्बरता की, ऐसी दरिंदगी की है, तो इस दरिंदगी की तो सजा फांसी के सिवा कुछ हो ही नहीं सकती। खबर नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी का पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर आज नाम तय होना है। आज शाम 5 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक में इसका फैसला हो सकता है। संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को दिल्ली में रहने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आडवाणी की नाराजगी के बीच ही मोदी का नाम तय करने का मन बना चुकी है। बताया जा रहा है कि आडवाणी के नहीं मानने पर गोवा कार्यकारिणी की तर्ज पर ही मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। गोवा में आडवाणी की नाराजगी और गैर मौजूदगी के बाद भी मोदी को चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी गई थी। का नाम तय करने का मन बना चुकी है। बताया जा रहा है कि आडवाणी के नहीं मानने पर गोवा कार्यकारिणी की तर्ज पर ही मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। गोवा में आडवाणी की नाराजगी और गैर मौजूदगी के बाद भी मोदी को चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी गई थी। मोदी के नाम पर घमासान के बीच संघ ने बीजेपी को अल्टीमेटम देते हुए साफ साफ कह दिया है कि अगर आडवाणी नहीं मानते तब भी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाकर मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाए। गुरुवार की गहमागहमी के बाद देर रात बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में महासचिव रामलाल और अनंत कुमार मौजूद रहे। बीजेपी आडवाणी को भले न मना पाई हो, लेकिन सूत्रों की माने तो उन्हीं के खेमे के माने जाने वाले मुरली मनोहर जोशी मोदी के नाम पर झुकते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ के दबाव के बाद जोशी ने कहा कि वो हमेशा संघ के फैसले के साथ हैं। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज को भी शायद एहसास हो गया है कि पार्टी मोदी को लेकर हुए फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है। सूत्रों की माने तो राजनाथ सिंह से हुई मुलाकात के बाद सुषमा ने भी संघ और पार्टी के फैसले को मानने का भरोसा दिया है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने अपना अंबाला दौरा रद्द कर दिया है। आज सुषमा को अंबाला जाना था। इसके पहले बीजेपी में गुरुवार को दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। 12:50 पर संघ चिंतक एस गुरुमूर्ति आडवाणी से मिले। दोपहर 1:15 बजे राजनाथ सिंह ने रामलाल, अनंत कुमार, सौदान सिंह के साथ बैठक की। 3:45 पर अनंत कुमार सुषमा स्वराज से मिले। शाम 5:50 पर मुरलीधर राव राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई। 6:15 बजे राजनाथ सिंह सुषमा के बीच बैठक हुई। 6:30 बजे मुरलीधर राव और वेंकैया नायडू आडवाणी से मिलने पहुंचे। गुरुवार को दिन भर चली मुलाकातों के बावजूद मोदी के नाम पर आडवाणी को मनाने की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। आडवाणी ने साफ साफ कह दिया कि मोदी के नाम का ऐलान करने का यह सही वक्त नहीं है और ऐसा करने से भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दे दब जाएंगे। आडवाणी ने भले ही मोदी के नाम पर बगावत का बिगुल फूंक रखा हो, लेकिन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का दावा है कि पार्टी में ना कोई नाराज है और ना ही किसी ने मोदी को लेकर कोई शर्त रखी है।
उधर लालकृष्ण आडवाणी के पूर्व राजनीतिक सचिव रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मोदी की काबिलियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस आदमी की वजह से पार्टी बढ़ गई वो देश का नेतृत्व कैसे करेगा। मोदी के नाम पर अड़ंगा डालकर आडवाणी बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आडवाणी पर हमला बोला। बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी इशारों में आडवाणी पर निशाना साधा है। हरियाणा के रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स पर काली पोतने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसके विरोध में हंगामा मचाया और एसपी से मुलाकात की। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी की 15 सितंबर को रैली है। इसी रैली के लिए प्रचार के लिए जगह जगह मोदी के होर्डिंग लगाए गए थे। सुबह सुबह जब लोग जागे तो देखा कि इन होर्डिंग पर कालिख पोती गई है, जिसके बाद कोहराम मच गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने दावा किया है कि आजम खान नाराज नहीं है। आगरा में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक से आजम नदारद रही। बताया जाता है कि मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर आजम अपनी नाराजगी सरकार से जाहिर कर चुके हैं, लेकिन मुलायम ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। मुलायम भले ही आजम के बचाव में दिख रहे हों, लेकिन उनके भाई और पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि जो लोग बैठक में नहीं आए उन्हें कार्यकारिणी से इस्तीफा दे देना चाहिए। रामगोपाल का इशारा सीधे सीधे आजम की तरफ था। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने भी आजम खान पर इशारों में निशाना साधा। मुश्किल में घिरे आजम खान के साथ कभी उनकी कट्टर दुश्मन रही जयाप्रदा खुलकर आई। उन्होंने मुलायम को मौका परस्त बताते हुए शायराना अंदाज में हमला बोला। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और केंद्र को नोटिस भेजकर सोमवार तक जवाब मांगा है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हिंसा रोकने के लिए सरकार ने क्या किया। हिंसा प्रभावित लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा गया। मुजफ्फरनगर हिंसा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह सचिव समेत मुजफ्फरनगर के डीएम, एसएसपी और डीआईजी से जवाब मांगा है। हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अफसरों को तलब किया। 18 नवंबर को इस पर अगली सुनवाई होगी। उधर इंडिया न्यूज से खास बातचीत में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दोहराया है कि मुजफ्फरनगर में कुछ राजनीतिक दलों ने हालात बिगाड़े हैं। जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुजफ्फरनगर के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। यूपी कांग्रेस के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि सोनिया और राहुल हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। गुरुवार को गाजियाबाद में बीजेपी के 6 विधायकों को हिरासत में लिया गया। ये सभी विधायक मुजफ्फरनगर जाने की कोशिश कर रहे थे। हिंसा के बाद मुजफ्फरनगर में हालात सुधरे हैं। ऐसे में सरकार ने किसी भी दल के नेताओं के मुजफ्फरनगर जाने पर रोक लगा रखी है। बरेली में भी बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बरेली शहर, बरेली कैंट और आंवला सीट के बीजेपी विधायक मुजफ्फरनगर जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया। गोरखपुर में भी बीजेपी विधायक विजय बहादुर यादव को उनके समर्थकों के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी नेता पूरे लाभ लश्कर के साथ मुजफ्फरनगर जाने के लिए निकले ही थे। इससे गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए सीधे बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। लखनऊ में जमातुल उलेमा नाम के मुस्लिम संगठन ने मुजफ्फरनगर में हिंसा मामले पर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने हिंसा में लगाम लगाने में नाकाम रहने पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस्तीफा मांगा है। उधर मुजफ्फरनगर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि हर ओर सेना के जवानों और पुलिस वालों का पहरा लगातार जारी है। इस बीच प्रशासन ने गुरुवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी। खबर आसाराम की याचिका पर सुनवाई होनी है। आसाराम ने जोधपुर कोर्ट से घर के खाने और इलाज के लिए मन मुआफिक वैद्य की मांग की है। अदालत ने आसाराम की अर्जी पर आज तक के लिए सुनवाई टाल दी है। भीलवाड़ा में आसाराम के आश्रम के कब्जे से करीब 4.25 बीघा जमीन को मुक्त करवाया गया। 15 साल से आसाराम के आश्रम ने इस जमीन पर कब्जा जमा रखा था।
कोटा में आसाराम के आश्रम में जमीन कब्जे के मामले पर वन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वन विभाग ने जमीन की माप ले ली है। वन विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर आसाराम के इस आश्रम के खिलाफ अब मामला दर्ज करने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र के नासिक में आसाराम के आश्रम में महानगर पालिका के साथ पहुंची पुलिस ने अवैध निर्माण को गिराया। आसाराम ने ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्र में गौशाला और पोल्ट्री फार्म के नाम से मंजूर जमीन पर अपना आश्रम बनाया था। आसाराम की सबसे बड़ी राजदार शिल्पी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। शिल्पी ने अर्जी में दावा किया था कि वो न तो आसाराम से मिली है और न ही फोन पर बात की। शिल्पी ने यह भी दावा किया कि वो छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन नहीं है। शिल्पी ने सियासी साजिश के तहत फंसाए जाने की बात भी कही। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष दीपक कालरा ने कहा है कि आसाराम बापू को 5 साल तक की सजा हो सकती है। पॉक्सो कानून के तहत आसाराम को सजा मिलेगी। 13 सितंबर को होने वाली बीजेपी की स्वाभिमान रैली पर आगरा प्रशासन ने रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद आगरा के जिलाधिकारी को रैली रोकने का निर्देश दिया गया। रैली पर रोक की खबर के बाद बीजेपी के कई कार्यकर्ता डीएम से मिलने पहुंचे, लेकिन बात नहीं बन पाई। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा के समापन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बीजेपी नेता विनय कटियार को हाउस अरेस्ट किया गया है। पूर्व विधायक लल्लू सिंह और वीएचपी नेता रामविलास वेदांती को एहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया है। इस यात्रा पर सरकार ने रोक लगा रखी है। भले ही 84 कोस यात्रा फ्लॉप साबित हुई हो, लेकिन मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद सरकार इसके समापन पर चौकन्नी हो गई है। बस्ती के पौराणिक मकोड़ा मंदिर में आरएएफ और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला सिटी से विधायक विनोद शर्मा ने हरियाणा सरकार के उस फैसले पर खुशी जताई है जिसमें गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। विनोद शर्मा एक लंबे अरसे से आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। नोटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ था कि कौन कौन सी, ये फैसला तो हो गया था अन्य जातियां, लेकिन अन्य जातियां को सूचीबद्ध नहीं किया गया था। तो उसके लिए एक प्रश्न था कि सूचीबद्ध किया जाए ताकि उनको दिक्कत ना आए। अब ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लोग, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि ब्राह्मण, पंजाबी, खत्री, रोड़ा खत्री, वैश्य, महाजन और राजपूत और एटसेट्रा दूसरे जिनको कहीं नहीं मिलता, इसकी घोषणा उन्होंने कल की है, कल सदन में की है कि इन लोगों को ये सुविधा मिलेगी। आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए 50 बूथ बनाए गए हैं। सुबह 8:30 बजे से स्टूडेंट्स अपना वोट डाल सकेंगे। चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बिना आई कार्ड के किसी भी शख्स को कैंपस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सभी पोलिंग बूथों पर हथियारों से लैस पुलिस जवान तैनात रहेंगे। वोट की गिनती शनिवार को किंग्सवे कैंप के पुलिस लाइन में होगी। रेवाड़ी में 15 सितंबर को होने वाली रैली को लेकर बीजेपी बेहद उत्साह में है। बीजेपी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मोदी की लोकप्रियता देखकर बौखला गए हैं। रैली में पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह भी शामिल होंगे। 29 सितंबर को दिल्ली में होने वाली बीजेपी की रैली में मोदी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने में नेता जुट गए हैं। रोहिणी के जापानी पार्क में ये रैली होनी है। बीजेपी नेता बता रहे हैं कि रैली में 5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। बीजेपी राजस्थान चुनाव में पूर्व राजकुमारी दिया को चुनावी मैदान में उतार सकती है। मोदी की जयपुर रैली के दौरान दिया बीजेपी में शामिल हुई थी। दिया वसुंधरा राजे की बेहद करीबी मानी जाती है। भोपाल में कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार अपने 10 साल की तुलना पटवा सरकार के 3 साल से कर ले। सिंधिया ने कांग्रेस दफ्तर प्रचार अभियान समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद ये बातें कही। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अगला विधानसभा चुनाव न लड़ने के संकेत दिए हैं। समाजवादी पार्टी से निलंबित विधायक रामलाल अकेला ने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया। उन्होंने दावा किया उन्हें दलित होने की वजह से फंसाया गया है। दरअसल रायबरेली में एक डॉक्टर की निर्माणाधीन इमारत को गिरवाने के मामले में पुलिस ने एमएलए रामलाल अकेला के बेटों समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दस्तखत के साथ ही फूड सिक्योरिटी बिल अब कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों से बिल को पास करने के बाद दस्तखत के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया। उधर कुछ दिन पहले गुजरात में मोदी से मुलाकात करने वाले कांग्रेस नेता दसई चौधरी को उस मुलाकात का तोहफा मिला है। दसई को बीजेपी में एंट्री मिल गई है। पटना में दसई चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दसई चौधरी ने पीएम कैंडिडेट के रूप में मोदी की जमकर वकालत की थी। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। खबर यह कि अगले हफ्ते से पेट्रोल 1.5 रुपए सस्ता हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर के मुकाबले रुपए की सुधरती हालत के चलते पेट्रोल सस्ता हो सकता है। इंडिया न्यूज के मुंबई दफ्तर में यूपी पुलिस की एक टीम पहुंची। बीजेपी विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी के मकसद से ये टीम हमारे ऑफिस पहुंची। 10 सदस्यों वाली टीम के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी थे। महाराष्ट्र के ठाणे में ट्रेन से कटकर एक प्रेमी जोड़े ने अपनी जान दे दी। उल्लासनगर में रहने वाले प्रेमी जोड़े में लड़की नाबालिग थी। गाजियाबाद के शिप्रा सन सिटी में राज क्वात्रा हत्या के मामले में एक और प्राइवेट गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। मेरठ में मोबाइल खरीद फरोख्त के विवाद में एक युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके से क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली नोटों के जखीरे के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के मोरैना में जमीन के झगड़े को लेकर चली गोली में 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गया। ग्वालियर के थाटीपुर पुलिस पर एक महिला से मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि शिकायत लेकर जब वो थाने पहुंची तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में बीजेपी नेता समेत 5 लोगों पर नाबालिग से गैंगरेप का सनसनीखेज आरोप लगा है। उधर बिहार के हाजीपुर में हत्या के मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। कर्णपुरा गांव में रहने वाले एक शख्स पर अपनी पत्नी की हत्या कर लाश गायब करने का आरोप है। मामले के आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। पूर्णिया में शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। सिकंदरपुर में रहने वाले रमजान की पत्नी का प्रेम प्रसंग इलाके के ही एक शख्स से चल रहा था। राजस्थान के सूरतगढ़ में कल शाम एक ब्लास्ट में 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। विस्फोट की घटना राजस्थान वेयर हाउस के पास औद्योगिक क्षेत्र में हुई। कोलकाता में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 5वीं क्लास की छात्रा की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल परिसर में 100 के लगभग जमा हुए लोगों ने तोड़फोड़ की। दरअसल 5वीं क्लास की छात्रा कोलकाता में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 5वीं क्लास की छात्रा की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल परिसर में 100 के लगभग जमा हुए लोगों ने तोड़फोड़ की। दरअसल 5वीं क्लास की छात्रा ओंद्रिला की मौत के लिए घरवाले उसके सीनियर्स को जिम्मेदार बता रहे हैं। घरवालों का आरोप है कि ओंद्रिला का लंच बॉक्स उसके सीनियर खा जाते थे और स्कूल के बाथरूम में उसे बंद कर देते थे। प्रताड़ना के चलते वो बीमार हो गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार थाने के सामने गुस्साए लोगों ने एक लड़की का शव रखकर जमकर हंगामा किया है। लड़की 5 सितंबर को ट्यूशन पढ़ने जाते समय लापता हो गई थी। नागपुर में गौरी पूजन के लिए प्रसाद बनाते समय घर में आग लग गई, जिससे घर जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर के रेगुलेटर में गैस लीक होने से यह हादसा हुआ। श्रीनगर में एक दुकान की छत गिरने से एक महिला मलबे में दब गई। बताया जा रहा है कि दुकान काफी समय से बंद पड़ी थी। वाराणसी में फेसबुक पर विदेशी लड़की से दोस्ती ने एक युवक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस लड़की ने पैसों की तंगी का हवाला देकर दोस्ती की आड़ में पहले युवक के घर में जगह बनाई और फिर युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में सपनों की मेट्रो ने ट्रैक का रास्ता पकड़ लिया है। मेट्रो ट्रेन को एलिवेटेड ट्रैक पर चढ़ाया गया। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इसे ट्रायल रन के लिए भेजेंगे। बलिया के एक परिवार को घोषणा होने के 2 महीने बाद भी 2 लाख की सरकारी मदद नहीं मिल सकी। पीड़ित परिवार मदद को दर-दर भटक रहा है। बलिया अस्पताल में एक सनसनीखेज मामले में एक बच्चे की मौत हो गई थी। एमपी के खंडवा में जल सत्याग्रह के 12 दिन बीतने के बाद भी आंदोलन कर रहे लोगों का हौसला कम नहीं हुआ है। लगातार पानी में रहने की वजह से लोगों के पैरों की खाल गल गई है।
असम बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। यहां के 12 जिले बाढ़ की चपेट में है। जोरहाट जिले में बाढ़ के चलते करीब 20,000 की आबादी संकट से घिरी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम के नगांव जिले में भी बाढ़ का कहर जारी है। यहां के 22 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। असम के 12 जिलों के साथ साथ गोलाघाट में बना काजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ की चपेट में है। गुजरात के जामनगर में दगड़ू सेठ को 11,111 लड्डुओं का भोग लगाया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज करवाने की बात दगड़ू सेठ गणपति मंडल की ओर से कही गई है। गुजरात के जूनागढ़ में गणेश उत्सव के दौरान रोमांचित करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां एक रानाबाग चौक पर सजे गणेश पांडाल में कई रियलिटी शोज का हिस्सा रहे मनोज महाराज ने जिस अंदाज में महाआरती की, लोग बस देखते रह गए। पंजाब के जालंधर में पंजाब पुलिस की एक महिला कांस्टेबल अपने खतरनाक स्टंट के चलते चर्चा का विषय बनी हुई है। 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड बाइक पर इस कांस्टेबल के स्टंट देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं।